हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग यूपी टेट का जो पीवाईक्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये अब एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक हम पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे कि इन्हीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये 2021 का पुनर्परीक्षा जो एग्जाम हुआ था उसका है, जो 23 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ। ठीक है, इसके बाद हम 2021 का करेंगे जो शायद नवंबर दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिलता रहे। ये क्लास 1 to 5 के लिए है, प्राथमिक स्तर प्राइमरी वाला। ओके, तो प्राइमरी के लिए चलिए हम लोग शुरू करेंगे सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड से। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो कॉम्बैट इज युत्सा है। क्या है युत्सा? इमेजिनेशन, कल्पना वो है, इमोशन है, थिंकिंग चिंतन है, या इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति है। तो क्या है इसका आंसर? क्या लगाएंगे? इसका आंसर होगा सी, इंस्टिंक्ट। ठीक है, मूल प्रवृत्ति। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है, ये लिखा है। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध एक संवेग बताया। क्या संवेग है? तो मूल प्रवृत्ति इधर दिए हुए, आवेग इधर दिए, संबंध इधर। तो अगर हमें जब भय होता है तो हमें या तो पलायन, वहां से हट जाना, या भागना। ठीक है, जब हम डर लगता है तो हम वहां से भागते हैं। ठीक है, युद्ध प्रवृत्ति कब होती है? जब क्रोध आता है। तो ये प्रवृत्तियां हैं, इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, जब क्रोध आएगा तो युद्ध की प्रवृत्ति, आप मतलब बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं या तो लड़ने लगते हैं, बिल्कुल एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, घृणा, घृणा को निवृत्त या प्रियता विकर्षण, ये कहेंगे वात्सल। पुत्र की कामना, पैतृक या पुत्र की कामना करना, वो वात्सल। वात्सल्य भी होता है, बोलते हैं ना ये कि पुत्र के प्रति मोह, तो उसको वात्सल्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही वात्सल्य है। कष्ट के लिए संवेदना होती है शरणागति, आश्चर्य, जिज्ञासा, कामुकता, काम, व्यभिचार, लग्जरियसनेस, ये सब इसके अंदर आएगा। आत्मसम्मान या श्रेष्ठता की भावना, आत्म स्थापना, अपनापन, अपने आप को मतलब कि प्राथमिकता देना, या आत्म प्रकाशन। ठीक है, अधीनता की भावना, दैन्य विनीत भाव। ठीक है, अपने आप को किसी के अधीन कर देना, एकाकीपन, सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति, भूख, भोजनान्वेषण, भूख की खोज करना। ठीक है, भूख के लिए तलाश करना कि हमारा पेट भर जाए, तो ये होता है किसी तरीके से भूख दूर हो। अधिकार की भावना, संचय या संग्रह या संचय। ठीक है, अधिकार होता है। कृति भाव या रचना की अनुभूति, रचना है। आमोद, अम्यूजमेंट, हाश, लाफ्टर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने ही आएंगे और आते रहे हैं, ये भी पीवाईक्यू से ही है। शारीरिक तत्व, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताना है जो बालकों में, मतलब जब अपने आप को इस इमेजिन करिए कि आप जब बचपन में थे तो आप किस चीजों से प्रभावित होते थे? शारीरिक फिजिकल एलिमेंट्स हैं, सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स है, इकोनॉमिक एलिमेंट्स है, हेरिडिटरी एलिमेंट्स है। वैसे ये चारों ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो, क्योंकि अब हमको चारों में से एक चुना, लेकिन अभी इस समय हो सकता है अगर पूछ ले कि ये चारों सही है तो चारों सही हो सकते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव रीजन दे रहे हैं। फिजिकल से भी होते हैं, सोशल एनवायरनमेंट जैसा हमारा परिवेश होगा वैसे होगा, इकोनॉमिक एलिमेंट भी होता है, भाई जिसके पास पैसा होता है वो अच्छी शिक्षा ले पाता है, अच्छी जगह जा पाता है। हेरिडेटरी एलिमेंट होता है, हाँ हेरिडेटरी होती है, वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा बी, सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट। ठीक है, आंसर बी। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है, विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों योग्यताओं का विकास करता है। ठीक है, समाज में रहकर ही आप दुनिया भर की चीजें सीखते हैं
और फिर उन्हीं अनुभवों के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही संभव है। ठीक है। ये हरलॉक ने इसका दिया हुआ है कि ये अगर पूछ ले तो किसका प्रतिपादन है सामाजिक विकास, तो हरलॉक हरलॉक ने सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करने की प्राथमिकता हरलॉक ने दी हुई है। ठीक। नेक्स्ट, प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम निम्न में से कौन सा? शारीरिक विकास का मुख्य नियम बताना है आपको। तो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रिलेशन एंड इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। शारीरिक विकास से संबंधित कौन सा नियम है जो महत्वपूर्ण है? तो कौन सा होगा? शारीरिक जो है वो हमारा क्या है? ए में लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है। तो शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास, शारीरिक विकास में द्रुतगामी विकास का नियम है। ठीक है। शारीरिक विकास द्रुतगामी विकास का नियम है, ये आपको याद रखना है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु, 0 से लेकर 3 ईयर। ठीक है। शैशवावस्था में बच्चा अधिक सीखता है। 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। देखिए लिखा हुआ है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था प्रथम 3 वर्ष के दौरान अर्थात 6 से 9, ये बाल्यावस्था है। 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास एक अधिक तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से 6 से 9 वर्ष तक होता है। बाद के 3 वर्ष में सहायक में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है, मतलब किशोरावस्था में। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ये ईयर याद रखिएगा। शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18। ये सब क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, और आते हैं, आए भी हैं। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुतगामी से होता है, द्रुत गति से होता है। ठीक है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु तथा बालकों में 14 से 15 वर्ष। अब लड़के अपना सोच लें और लड़कियां भी अपना सोच लें तो याद हो जाएगा। लड़कियों का 11 से 13 वर्ष की है और लड़कों का, बालकों का 14 से 15 वर्ष की आयु से विकास द्रुतगामी गति से होता है। ठीक है। रैपिड ग्रोथ होता है मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो बताइए। थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा होगा? तो इसका आंसर सी, कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। किसमें नहीं है? विकास का सिद्धांत हम इसको नहीं मानते। प्रत्यावर्तन का क्या, किसने, अब देखते हैं इसमें क्या है। गैरीसन तथा अन्य के अनुसार, गैरीसन याद रखना है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तनों को पर्याप्त सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। विकास का सिद्धांत कहा जाता है, विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है। अध्ययन देखो कि इन परिवर्तनों को पर्याप्त सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति। ठीक है। ये विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास की दिशा, मतलब डायरेक्शन, ठीक है, निरंतर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है।
ठीक है, परस्पर संबंध, रिलेशन, प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, ये 4 हो गए। और देख लेते हैं आगे दिया हुआ है क्या कुछ। आगे भी है, 5वां क्या है, विकास का क्रम, डेवलपमेंट, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण। ये देखिए, वंशानुक्रम भी आ गया, वातावरण भी आ गया, सामान्य विशिष्ट विकास ये सब आ गया। ठीक है, तो लगभग वैसे भी अगर पॉजिटिव आप सोचेंगे, पॉजिटिव ऑप्शन दिए होंगे तो आप पॉजिटिव ऑप्शन के साथ ही जाएंगे ज़्यादातर। और आंसर ज़्यादातर 90 टू 80% सही होता है, जो पॉजिटिव रिलेशन बनाते हैं ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन। ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि अधिगम का सिद्धांत, मतलब सीखने का, लर्निंग का सिद्धांत है। यह इवान पावलाव, किसने दिया, पावलाव ने क्या दिया, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं बल्कि अधिगम, लर्निंग डेवलपमेंट है, या लर्निंग प्रिंसिपल की बात की है, अधिगम, इवान पावलाव ने। ये याद रख लेना। Development results in new characteristic and new abilities. This statement is given by विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हमारा हरलॉक का है। ठीक है, मेरिट ने नहीं दिया, घोषल ने दिया, डगलस ने नहीं दिया, हरलॉक ने कहा। भाई क्या कहा, हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, मेरिडिट के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। गेशेल के अनुसार विकास केवल एक प्रत्यय विचार ही नहीं, इसे देखा जांचा किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं, ये देखो, 3 विभिन्न दिशाओं, शरीर, अंग विशेषण, शरीर ज्ञान, व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। अगर व्यवहारवाद आ जाए तो गेशेल के अनुसार गेशेल है। ठीक है, मेरिडिट अभिवृद्धि। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप चैनल पे प्रोफाइल में जाकर के टेलीग्राम लिंक देख सकते हैं, वहां से ऐड हो जाइएगा। ठीक है, बाकी अभी मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांट टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। लर्निंग के बारे में कोहलर क्या कहते हैं, बेटर इन एनिमल देन ह्यूमन बींग्स, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, ये कह रहा है। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, एक स्वतंत्र क्रिया। द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ह्यूमन लर्निंग इज पर्पजफुल, तो क्या है इसका आंसर कोहलर के अनुसार परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, दिस इज द राइट आंसर। कोहलर ये कहना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। कोहलर अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर ने के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति या प्रत्यक्ष परीक्षण करता है, तब किसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है। समग्र परिस्थिति का समझ में आना, फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचालक है। सीखने के इन सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से जानते हैं। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही होगा। ये आपको याद रखना है। जितना आप इमेजिनेशन कर पाएंगे, व्यवहार अच्छे से कर पाएंगे, उतना ही आप सूझ की क्षमता का विकास करेंगे, मतलब अच्छे डिसीजन ले पाएंगे।
इतनी अच्छी आपकी कल्पना होगी। हु propound 5 स्टेप सिस्टम, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये आने वाला क्वेश्चन है। 5 सिस्टम पूछ लेगा किसने दिया, तो किसने दिया 5 सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया है, किसने किया है, देखते हैं किसने किया है। पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था, मूल्यांकन, ये पंचपद प्रणाली है। क्या है, पहले प्रस्तावना होगी, मतलब आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, फिर प्रस्तुत करना होगा, उसके बाद फिर आपको कंपेयर भी करना होगा, तुलना आ जाएगा, फिर अरेंज करना होगा व्यवस्था सिस्टमेटिक तरीके से, उसके बाद आप मूल्यांकन कंक्लूजन में जाते हैं। और इसी तरीके से आप हम लोग बोलते भी हैं जीवन में, किसी को इंट्रोड्यूस भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, किसी के बारे में परसेप्शन भी ऐसे ही बनाते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रस्तुतिकरण देखते हैं, फिर तुलना करते हैं, फिर क्या सिस्टम बना हुआ है वैसे होता है, उसके बाद फिर हम मूल्यांकन पे जाते हैं। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ योजना के ये 5 जो सोपान बड़े महत्वपूर्ण है। आज भी इनका अनुसरण किसी न किसी रूप में लिया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ योजनाएं हर्बर्ट उपागम के आधार पर है, तो ये कहीं ना कहीं काम ही आएगा हर्बर्ट उपागम, ठीक है, याद रखना है। Who describe different type of personality based on clients from the following? ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की, जंग ने की, स्प्रेंगर ने की, क्रेशमर ने की, किसने की होगी बताएं, देखते हैं किसने की, कैनन ने, ठीक है। कैनन ने ग्लैंड्स ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को उनके प्रकार के बारे में बांटा है, तो कैनन की ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार की चर्चा की है। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार की वर्गीकृत किया। मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, इसका ये भी पूछ लेगा, डीप में कर जाएगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बनाए हैं और कौन कौन से बनाए हैं, तो 3 प्रकार, थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, एड्रिनल ग्रंथि वाले। किसने बनाए हैं? मनोवैज्ञानिक कैनन ने, ठीक है। जुंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। जुंग के अनुसार, मैं पेन ही बदल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ये जुंग। जुंग के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कैसे? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो ये जुंग ने 3 प्रकार से बांटा है, 3 प्रकार से। और कैनन ने कैसे बांटा है? ग्रंथियों के आधार पर बांट दिया, ठीक। क्रेशमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में, कैसे? लंबाकाय, सुडौलकाय, गोलाकार। और स्पेंसर ने मूल्यों के आधार पर 6 भागों में सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक में वर्गीकृत किया है। ये स्पेंसर ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, creativity is a mental process to express the original outcomes. सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग क्रिएटिविटी दिखाइए, तो क्या है? देहान का, ड्रेवहल का, ब्रूस कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो एंड क्रो का क्या है? क्रिएटिविटी इज मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट हमारा डी फॉर क्रो एंड क्रो, ओके। सृजनात्मक करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। डुएल, सृजनात्मकता एक मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना विचारों को प्रस्तुत करता है। डिहान हेविंग हस्ट के अनुसार सृजनात्मक एवं विशेषता है जो कि सृजनात्मकता वह विशेषता है, क्या? डिहान के अनुसार और हेविंगस्टन
लिविंगस्टन के अनुसार जो किसी नवीन या वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त होती है, यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसे जिससे उससे प्रस्तुत किया। ठीक है, ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन के ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने, गुणन करने की योग्यता एवं क्रिया है। According to B.F. Skinner, language developed in children takes place. B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। कैसे होता है? As an outcome of imitation and reinforcement, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। As an outcome of maturity, परिपक्वता के अनुसार। As an outcome of इनबोर्न कैपेबिलिटी, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो क्या ही होगा, क्या कहते हैं B.F. स्किनर साहब? कहते हैं बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। B.F. स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है। इमिटेशन, बच्चे हैं वो इमिटेट करके ही सीखते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड 14 टाइप्स बाय, 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? थॉर्नडाइक के अनुसार किया गया है, मैकडॉगल के अनुसार किया गया है, या वुडवर्थ के अनुसार किया गया है, ट्रेवर के अनुसार किया गया है। किसके? मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल ने इसको प्रतिपादित किया। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसे प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे अधिक एक विशेष ढंग से कार्य करने या प्रबल इच्छा अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के संबंध में एक संवेग बताया है। Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another. This statement is related. किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसका है ये अवधान? ये कथन मन का है, रोस का है, मैकडूगल का है, टॉमविल का है। तो ये टॉमविल का आंसर है। टॉमविल ने ये कहा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान। टॉमविल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का चेतन का केंद्रीकरण अवधान है। यह टॉमविल द्वारा प्रतिपादित किया गया। रॉस के अनुसार कहा गया है कि ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया। ध्यान विचार की वस्तु को मन के अनुसार अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मैकडूगल के अनुसार अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार की जाने पर मात्र एक चेष्टा प्रक्रिया है। Whose name is associated with father of eugenics. सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। किसका नाम जुड़ा हुआ है? सूजन। तो रॉस के अनुसार, गैल्टन के अनुसार, क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। गाल्टन के अनुसार है ये। गाल्टन
को सृजनन शास्त्र का पिता, फादर ऑफ यूजेनिक्स, सृजनन शास्त्र का पिता कार्ल्टन को कहा जाता है। सृजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके द्वारा ये क्या है, वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाली लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। अच्छा, देख रहे हो क्या है, भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित उनके लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। सृजनात्मक शास्त्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वंशानुगत लक्षणों को परिवर्तित करने का नहीं वरन पीढ़ी उत्तम वंशानुगत लक्षणों की वंशानुगति को बढ़ावा देना है। तो वंशानुगत का अगर कहीं भी सृजनात्मक है तो कार्ल्टन का है। ठीक है, खराब लक्षणों की वंशानुगति पर रोक लगाना जिससे संपूर्ण मानव जाति के पितृक संग्रह को सुधारा जा सके। Which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 to 16 year? आर्मी अल्फा टेस्ट तो किसने किया है, किसने किया होगा, किसने किया ये जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के द्वारा वह है 12 से 16 वर्ष की। ये तो जलोटा ने 1964 में साधारण मानसिक योग्यताओं के परीक्षण 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। जलोटा ने बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित किया। ठीक है, क्या में प्रतिपादित किया, हिंदी में प्रतिपादित। इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की वृद्धि को मापा जा सकता है, बुद्धिमान औसत सुस्त श्रेणियों को व्यक्तिगत कर सकते हैं। हु propounded द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? टू फैक्टर थ्योरी किसने है, वर्नन स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक-स्टर्न। तो किसने किया है, स्पीयरमैन ने। इस पे द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, स्पीयरमैन ने किया। बुद्धि दो कारकों से मिलकर बना है। कौन सी बुद्धि है भैया, देखते हैं। सामान्य, जनरल फैक्टर, जी फैक्टर, एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। तो जी फैक्टर क्या है, जनरल, ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं के मूल हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक क्या है, जो विशिष्ट कार्यों, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट की, सामान्य मानसिक क्रियाओं का मूल है। सामान्य कारक मानसिक क्रियाओं का मूल है, अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या सामान्य तत्व उपस्थित है वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है, जिससे इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कारक एस फैक्टर उपस्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। मेमोरी कहलाएगा, इमेजिनेशन कहलाएगा, थिंकिंग कहलाएगा या परसेप्शन कहलाएगा। क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना, तो परसेप्शन ही होता है। हम परसेप्शन बना देते हैं पूर्व से। ये देखो, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है और प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान। बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज दिया, इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचान कर वह अनुमान लेता है कि पिताजी बुला रहे हैं। हाँ, हमें कोई बुलाता है तो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, हमको कोई बुला रहा है। ठीक है, इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार
प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और वह घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया है। प्रत्यक्षीकरण जो है इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और वह घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया है। परसेप्शन। Who has propounded the law of trial and error of learning? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, पावलोव ने, जेस्टाल्ट ने। इसका आंसर थॉर्नडाइक ने किया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा सन 1898 में किया गया। उसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद संबंध सिद्धांत, SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं मानवों को सिखाने में प्रयास और भूलों का विशेष महत्व। प्राइस लेखक हैं। उन्होंने लिखा कि प्रयत्न एवं भूल अधिगम एक ऐसा अधिगम है जिसमें प्रायोज्य किसी कार्य को प्रारंभ करता है जो कि देखने में क्रमहीन लगता है और संयोग से शुद्ध अनुक्रिया होने और उसके प्रबलित होने तक जारी रहता है। थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक ने क्या कहा? थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम तथा 5 सहायक नियमों, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुभूतता या सदृशता का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का वर्णन करना है। IQ level of average intelligence children will be between IQ level औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, कितना होगा बुद्धि लब्धि स्तर? 90 से 109, 70 से 189, 70 से 89, 80 से 89, 110 से 114, कितना होगा? आंसर कितना है इसका? दिख भी रहा है आप लोग को, तो ठीक है ये आंसर 90 से 109 एवरेज बुद्धि वाले बालकों का। अब आगे देख लेते हैं। और बुद्धि वर्ग दिए हुए ना, बुद्धि वर्ग इंटेलिजेंस ग्रुप, IG ग्रुप, बुद्धि लब्धि वर्ग। तो प्रतिभाशाली जीनियस लोगों का होता है 140 से 200 तक, प्रखर बुद्धि 120 से 139 तक, सुपीरियर उत्कृष्ट बुद्धि 110 से 119 तक, सामान्य बुद्धि 90 से 109 तक, मंद बुद्धि 80 से 89 तक, निर्बल बुद्धि फीबल माइंड 70 से 79 तक, मूर्ख मोरॉन 50 से 59 तक, मूढ़ इम्बेसाइल 25 से 49 तक, जड़ बुद्धि लंठ बुद्धि मिर्जापुर 25 से नीचे। Who among the following has propounded fluid mosaic model of intelligence? तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक, तरल क्रिस्टली बुद्धि। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का किसने दिया? स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, बर्नन ने दिया, कैटल ने दिया। किसने दिया होगा? स्किनर ने नहीं, कैटल ने दिया है। मैं भी गलत हो जा रहा हूँ। तरल क्रिस्टलीकरण बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। ठीक है, तरल क्रिस्टली, तरल से समझ लेना कैटल, तरल लिक्विड कैटल, कैटल के अंदर लिक्विड होता है ना, लिक्विड हम लोग गर्म करते हैं, बस उससे याद कर लेना कैटल में लिक्विड। चाय पानी गर्म करते हैं कैटल में, वही है बस लिक्विड। कैटल का बुद्धि परीक्षण आवाचिक अथवा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है। कैटल का बुद्धि परीक्षण कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से जाना जाता है बुद्धि परीक्षण। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं बुद्धि के अनुसार,
तरल बुद्धि हो गया, ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता, जो हम तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को सुलझाते हैं वो तरल बुद्धि के अंदर आता है। ठीक है। ठोस बुद्धि के अंदर जो होता है, ठोस बुद्धि में होगा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित, ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया। तो ठोस बुद्धि होता है जो हम लोग पढ़ लिख के सीखते हैं, वो ठोस होता है, मतलब कंक्रीट, मजबूती से। ठीक है। बुद्धि के दोनों तत्व प्रकृति और पोषण पर आधारित होते हैं। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्माण वंशानुगत कारकों द्वारा। ठीक है। तरल बुद्धि का निर्माण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है, जबकि ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठोस बुद्धि पर्यावरण कारकों द्वारा होता है। 20 नंबर, ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने किया, हिगार्टी ने किया, हल ने किया, स्किनर ने किया। देखते हैं किसने किया। स्किनर ने किया है। स्किनर। ठीक। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन या नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा हुआ हो, उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन यदि दूसरा व्यवहार किसी दंडात्मक उद्दीपक से जुड़ा हो तो उनके होने की संभावना कम हो जाती है। जी स्किनर का मानना। स्किनर ने अपनी पुस्तक, स्किनर की पुस्तक क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है। जब इसने 2 प्रकार की क्रियाओं का प्रकाश डाला है। कौन सी क्रियाएं? क्रिया प्रसूत, उद्दीपन प्रसूत। ठीक है। क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है और उद्दीपन प्रसूत का संबंध उद्दीपन से होता है। उद्दीपन का उद्दीपन हो जाएगा, क्रिया प्रसूत उत्तेजना है। ठीक है। सीधा सिंपल। अर्थात जो अनुक्रियाएं ज्ञात उत्तेजकों के कारण होती हैं उसे उद्दीपन प्रसूत कहते हैं। ज्ञात, जो हमको पहले से पता होता है, उसमें हम उत्तेजक हो जाते हैं, उद्दीपन प्रसूत। ब्लूप्रिंट क्या है भैया? ब्लूप्रिंट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है? टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट वैलिडेशन, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, टेस्ट स्कोरिंग। परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का। तो इसका आंसर परीक्षण, कंस्ट्रक्शन, टेस्ट स्कोरिंग, देखते हैं, कंस्ट्रक्शन है। ठीक। ब्लूप्रिंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन परीक्षण निर्माण के लिए यूज होता है। ब्लूप्रिंट में परीक्षण निर्माण महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट एक त्रि-आयामी चार्ट होता है जिसका उद्देश्य विषय वस्तु के क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का स्थान दिखाते हैं जिसका वह परीक्षण निर्माण करता है। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, उद्देश्यों के बल के निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए अलग प्रकार की सारणी का निर्माण करते हैं। इसी में प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण किया होता है, उसे हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। परीक्षण निर्माण के घटक क्या हैं? परीक्षण में ब्लूप्रिंट के निर्माण का क्या घटक हो सकते हैं? प्रारूप तैयार करना होगा, प्रिंट तैयार करना होगा, सवालों के जवाब तैयार करने होंगे, प्रश्न का कोड्रामानीकरण करना होगा और प्राप्त अंकन योजना बनाना होगा, प्रश्नवार तैयारी करनी होगी। इतनी सारी चीजें हमको ब्लूप्रिंट में चाहिए होती हैं। याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक्चुअली पूछ सकता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इज डेवलप्ड प्रपोज्ड बाय। पूर्व संक्रियावस्था किसने दिया? कोहलर ने दिया, प्याजे ने दिया, स्किनर ने दिया, ब्रूनर ने दिया। शायद प्याजे ने दिया ना इसको, तो प्याजे साहब है। पूर्व संक्रिया प्री ऑपरेशनल अवस्था 3 प्याजे ने दिया। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को या बौद्धिक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया, सरलता से जटिलता की ओर क्रमशः। संवेदनात्मक कामक अवस्था 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 है। मूर्त 7 से 11 हो जाएगी। औपचारिक
11 से 15 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। MPPI इज ए टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो किसके मापन में किया जाता है? अचीवमेंट, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी? इस आई MPPI को पर्सनालिटी के लिए किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व, हाँ व्यक्तित्व, ये रहा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी मापने में किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षणों, मनोविकृति का आकलन करता है। MPPI एक साइकोमेट्रिक परीक्षण है। कैसा है? साइकोमेट्रिक, जो मानसिक स्वास्थ्य रोगियों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यवहार संबंधी मुद्दों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता से करता है। MPPI का फुल फॉर्म मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। मिनेसोटा से अगर याद रखोगे, मिनेसोटा भी याद रख लोगे तो इसको टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी याद कर लेंगे तो और बढ़िया है। दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वैज्ञानिक परीक्षणों में से एक है। देखा, सबसे अधिक इस्तेमाल। ठीक, मनोवैज्ञानिक स्टार्क हैथवे, जेसी मैकिनले, मिनेसोटा विश्वविद्यालय। हाँ, तो स्टार्क हैथवे और जेसी मैकिनले ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय के 2 संख्या सदस्यों द्वारा इसे विकसित किया गया था। किसके द्वारा? मैकिनले और हैथवे के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इशारे से लगा था, सबको समान अंक दे दिया था आयोग ने। आयोग भैया कुछ भी करते हैं। विच इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? मैच्योरेशन, परिपक्वता, इंटरेस्ट, रुचि, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, निर्देशन। बताइए, आप लोगों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? इसका आंसर तो होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, मोटिवेशन होगा, है ना। इस समय मोटिवेशन धड़ाधड़ चल रहा है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, हर जगह। अधिगम हेतु अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। ठीक है, आवश्यक है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की तत्परता, संलिप्तता की अवस्था, तत्परता और संलिप्तता की अवस्था से होता है। अभिप्रेरणा का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। अभिप्रेरित बालक, मोटिवेटेड चिल्ड्रन, ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होते हैं। वे शीघ्रता, सरलता, सहजता, सुगमता से सीख सकते हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होते तो आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे होते यूपी टेट की। तो आप मोटिवेटेड हैं, आपको पढ़ना है, आपके अंदर तल्लीनता है, ज्ञान अर्जन के लिए तत्परता है, सरलता, सहजता, सुगमता से सीखने की कला है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, सीखने का सर्वोत्तम वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है। 25 से करेंगे, 25 से शुरू करना है। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी होल्ड शैशवकाल का समय, फ्रॉम बर्थ टू 6 years, फ्रॉम बर्थ टू 2 years, जन्म से 2 वर्ष से, जन्म से 6 वर्ष से, 12 से 18, जन्म 12 से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक क्या होगा, क्या लगता है? शैशवावस्था होती है उसे 2 वर्ष तक। ठीक है, 2 वर्ष तक। शैशवकाल बालक का निर्माण काल होता है। समानता यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था, 2 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। 2 वर्ष से पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष की उत्तर शैशवावस्था कहलाती है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों में कोई आदमी प्रतिपादक जिन्होंने शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक मानी का ही बनता है। कोल ने बालकों के विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। अवस्थाएं देख सकते हैं, याद करना पड़ेगा।
किशोरावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था बचपन से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था बालक में होती है 6 से 12, बालिका 6 से 10 वर्ष, लेकिन बालिकाएं पहले मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है। पूर्व किशोरावस्था उत्तर बाल्यावस्था बालक में 13 से 14, बालिका में 11 से 12, प्रारंभिक किशोरावस्था बालक 15 से 16 वर्ष, मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 वर्ष, बालिका 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था बालक में 19 से 20 वर्ष, बालिका 18 से 20 वर्ष। कोलर क्या कहते हैं? कोलर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। कोलर इम्यूनिटी से संबंधित थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मोटिवेशन लर्निंग। इससे लर्निंग से हम क्या लर्निंग से हम अधिगम के सिद्धांत से कोलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हम अधिगम सिद्धांतों के क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का पूर्व सिद्धांत कोहलर का पूर्व अंतर्दृष्ट सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पूर्व सिद्धांत कितना दिया? कोहलर ने। कोहलर का कौन सा सिद्धांत? पूर्व सिद्धांत। अंतर्दृष्ट सिद्धांत की उसी को अंतर्दृष्ट सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। पूर्व सिद्धांत अंतर्दृष्ट सिद्धांत की व्याख्या कोहलर अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 कोहलर के अनुसार एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना है जिससे ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है कि परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र समस्या के संदर्भ में लाता है। क्वेश्चन नंबर 25 अकॉर्डिंग टू मैगुलर द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट और मैगुलर के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या। ये पहला क्वेश्चन था। इसी का आंसर है। दूसरा संख्या पूछता है, वहाँ पर प्रवृत्तियाँ पूछनी थी। क्या 14 होना चाहिए ना? मैगुलर के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 है। देखिए यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती गया 27वें नंबर। पलायन भावना चिकित्सा युद्ध प्रवृत्ति निर्गत अभिप्रियता विकल्प चित्र कामना प्रेरणागति जिज्ञासा। चित्र कामना बहुत पहले पढ़ा था ना। जिज्ञासा ये काम है, ये विचार हो गया। स्थापना दायित्व दिलीप भाव समूह प्रवृत्ति भोजनान्वेषण संग्रह या संचय रचना स्थापना। 28वां क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड इम्प्रूव विच आर द फॉलोइंग। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा हेतु किया जाता है? क्रिएटिविटी सृजनात्मक एप्लीकेशन प्रयोग अंडरस्टैंडिंग समझ प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। समस्या समाधान में भी होता है, क्रिएटिविटी में भी होता है, उचित बनाना तो उचित हमारा क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर तरह तरह के थॉट मन में लाते हैं। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। यूपीटेट की तैयारी में कैसे करनी चाहिए, क्या अब पेपर देने जाएंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन से पहले करेंगे, कौन से बाद में करेंगे। ये मानसिक उद्वेलन ही है। ठीक है। मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान शिक्षा हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन विधि का प्रयोग छात्र की कल्पना एवं सृजनशीलता स्फुटन विकास के लिए किया जाता है। मानसिक उद्वेलन में सबसे पहले छात्रों के सम्मुख कोई ऐसी समस्या इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है जिसका उत्तर छात्रों द्वारा परस्पर विचार विमर्श करके किया जाना संभव है। समस्या के प्रस्तुतिकरण के पश्चात शिक्षक सभी छात्रों को समस्या से संबंधित अपने विचारों सुझाव समाधानों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है। सभी छात्रों से अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि ये अपने मस्तिष्क को अधिक विवेलित करके विभिन्न दृष्टिकोण से सोचें, विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने के लिए उन्मुख करने का समय आने वाले विचारों के मस्तिष्क को प्रयुक्त करें। 30वां क्वेश्चन है डॉग वाज एक्सपेरिमेंट भूल एक्सपेरिमेंट। कुत्ते के विषयी था किसके प्रयोग? फंडाइक के प्रयोग में, स्किनर के प्रयोग में, पावलव के में, कोहलर। तो ये पावलव के में थे। इसके साथ डॉगेज भाई हमारे डॉगेज भाई का उपयोग पावलव सामने। ठीक है। पावलव का प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। आई.पी. पावलव एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक है जिन्होंने पाचन क्रिया दैहिक का विषय रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इससे
के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंध को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साचार स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के संबंध के अनुबंध सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है पावलोव के सीखने के अनुबंध को। ठीक है। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया जाता था। अब पूछ ले कि कुत्ते पर पावलोव ने क्या दर्शाने के लिए उपयोग किया था, तो स्वाभाविक उद्दीपन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मौलिकता, नम्यता, प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के, बुद्धि के, सृजनात्मकता के, अभिप्रेरणा के, किसके हैं? मौलिकता, नम्यता, प्रवाह निम्न में से किसके हैं? किसके होंगे? क्रिएटिविटी के होंगे, सृजनात्मकता के हो जाएंगे। सृजनात्मकता के घटक हैं। आंसर बी। सृजनात्मकता, रचनात्मकता, किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने, पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। सृजनात्मकता का विकास करने वाले निम्न तत्व हैं। सृजनात्मकता स्तर, बौद्धिक स्तर, मापन योग्यता, व्यवहार, मौलिकता एवं नवीनता, माध्यम, साहस, सामाजिक स्वीकृति या प्रावीणता। क्रो एवं क्रो, ये मिलेगा, क्रो एवं क्रो। अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो हमारा नेक्स्ट होगा हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन किए हैं सीडीपी के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भैया। ठीक है, like and subscribe please.